अच्छा, लास्ट टाइम हम जैसे मेमोरी स्ट्रक्चर्स हमने शुरू किए थे, तो आज हम उसी को कंटिन्यू करते हैं एंड वी विल ट्राई टू फिनिश दिस फर्स्ट यूनिट। तो मैं आपको बता रहा था कि बफर कैशे, देखिए सिंपल इसका पर्पस क्या होता है, टू मैक्सिमाइज द लॉजिकल रीड्स एंड टू मिनिमाइज द फिजिकल रीड्स, जस्ट टू मेक द परफॉर्मेंस इंक्रीज। तो आपका बीइंग ए डीबी आपका यही टास्क होता है डेटा रीड पर्पस के लिए, कि आपने फिजिकल रीड्स को मिनिमाइज करना होता है, कि उससे आपकी परफॉर्मेंस जो है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर जाएगी। तो जब भी एक कोई यूजर जो है वो डाटा को रीड करेगा, तो जाहिर है वो डाटा को रीड किस यूनिट में करेगा, ओरेकल ब्लॉक साइज में। ये अब आपने याद रखना है कि दिस ब्लॉक साइज इज द कॉन्टिन्यूस मिनिमम कॉन्टिन्यूस मेमोरी विच विल बी यूज टू परफॉर्म रीड एंड राइट ऑपरेशंस। तो जब भी आपने लेट्स सपोज आपने कोई क्यूरी की है कि सिलेक्ट ई नेम फ्रॉम एम वेयर डिपार्टमेंट इज 10, तो वो आपको तमाम उन एम्प्लॉइज के नाम बताए जो डिपार्टमेंट नंबर 10 में काम करते हैं। तो सबसे पहले वो क्या करेगा, वो फिजिकल फाइल से जो एम की फाइल है उसकी पार्सिंग होगी, और वो आपको पता ही है उसकी बाइंडिंग होगी, वेरिएबल बाइंडिंग्स होगी, और उसका एग्जीक्यूशन प्लान बनेगा, और उसके बाद वो डाटा रिट्रीव करेगा फ्रॉम द एक्चुअल फाइल। अच्छा, वो जब डाटा रीड करेगा तो वो किस फॉर्म में उधर से डाटा रीड करके लेके आएगा, मतलब कि वो एज अ यूनिट ब्लॉक साइज को यूज करेगा। ठीक है, तो ओरेकल ब्लॉक साइज जो उनसा होता है वो जैसे मैं लास्ट टाइम बता रहा था कि स्टैंडर्ड ब्लॉक साइज होगा, एंड दैट विल बी सेट बाय दिस पैरामीटर डीबी ब्लॉक साइज। ठीक है, दिस विल बी कॉल्ड एज द ओरेकल ब्लॉक साइज। तो और हमने ये भी पढ़ा था लास्ट टाइम कि जब आपका फिजिकल डाटा स्टोर हो रहा होता है तो वो उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम भी इन्वॉल्व होता है। तो वन ओरेकल ब्लॉक साइज कैन कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन ऑपरेटिंग सिस्टम ब्लॉक साइजेस। तो ऑपरेटिंग सिस्टम भी क्योंकि ब्लॉक्स की फॉर्म में डाटा रीड और राइट करता है, तो ये होता है लेट्स सपोज आपका जो ओरेकल ब्लॉक साइज है वो है 4 MB, और जो आप अंडरलाइंग ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं उसका ब्लॉक साइज है 2 MB। तो ऑब्वियसली ये होगा कि ओरेकल का एक ब्लॉक साइज जो है दैट विल बी इक्विवेलेंट टू द 2 ऑपरेटिंग सिस्टम ब्लॉक साइजेस। तो जब आप कोई भी रीड ऑपरेशन जैसे ये मैंने क्यूरी आपको बताई है आप करेंगे, तो वो इन द फॉर्म ऑफ ब्लॉक्स वो जो है वो डाटा रिट्रीव करेगा। तो वो कैलकुलेट कर लेगा कि इस क्यूरी के अगेंस्ट उसको कितने ब्लॉक्स जो है वो ओरेकल के ब्लॉक्स रीड करने पड़ेंगे। ठीक है, और वो जो है वो उन ब्लॉक्स को इधर से रीड करके तो बफर कैशे में लोड कर देगा। तो अब जो सब्सिक्वेंट यूजर्स हैं जो क्यूरीज हैं, अगर वो कोई और डाटा क्यूरी करते हैं तो वो सबसे पहले इट विल सर्च द दोज ब्लॉक्स इन द बफर कैशे। तो वो उसमें से देखेगा कि कौन से, लेट्स सपोज उसको 3 ब्लॉक्स बफर कैशे से मिल जाते हैं और बाकी जो सब्सिक्वेंट क्यूरी है, तो यूजर नंबर 1 ने जैसे मैंने बताया कि ई नेम फ्रॉम एम डिपार्टमेंट 10 किया, और उसने सपोज उसके अगेंस्ट उसने 7 ब्लॉक्स रीड कर लिए। एक्सक्यूज मी सर। जी सर वो बैर को अलाउ करते हैं। हाँ जी, हाँ जी, वो मैं साथ साथ कर रहा हूँ, उन्हें के थोड़ा सा वेट भी कर लेना। ओके। अब अलाउ ही तो नहीं बैठे करते रहेंगे ना हम। तो वो जैसे ये मैंने यूजर 1 ने ये क्यूरी दी तो उसने उसके अगेंस्ट जो है ना 7 ब्लॉक जो से वो रीड कर लिए। ठीक है, फिजिकल रीड किए और उसने बफर कैशे में लोड कर दिए। अब यूजर 2 जो है जो उसके बाद आया है उसने डाटा कोई रिट्रीव करने की क्यूरी दी, तो वो सबसे पहले क्या करेगा, इट विल स्टार्ट लुकिंग द रिक्वायर्ड ब्लॉक्स फ्रॉम द बफर कैशे। तो अगर उसको सपोज उसमें से 3 ब्लॉक्स उसमें से मिल जाते हैं और टोटल उसने 5 ब्लॉक्स रीड करने, तो वो कैलकुलेट कर लेगा कि इस डाटा के अगेंस्ट कितने ब्लॉक्स उसको रीड करने पड़ेंगे। तो वो 2 किधर से लेके आएगा, फिर फिजिकल रीड से, और वो भी जो है वो इसमें सॉरी बफर कैशे के अंदर वो लोड कर देगा। तो इस तरह जो है वो आपकी बफर कैशे, तो ऑब्वियस बात है कि जितना आपका बफर कैशे का साइज इंक्रीज करते जाएंगे उतनी आपकी लॉजिकल रीड्स इंक्रीज होती जाएंगी और फिजिकल रीड्स मिनिमाइज होती जाएंगी, और आपकी परफॉर्मेंस जो है वो इंक्रीज कर जाएगी। तो ये वी विल सेट द स्टैंडर्ड ब्लॉक्स और एकल ब्लॉक साइज बाय दिस पैरामीटर। तो इसको कहते हैं डीबी ब्लॉक साइज। ठीक है, ये बात आपने याद रखना है, इसको हम टाइम टू टाइम करते रहेंगे। तो अच्छा, इसके अब ये देखें, अब उसने जब फिजिकल रीड की और उसने 7 ब्लॉक्स उसने रीड किए, और एक ब्लॉक जो है वो हमने सपोज कर लिया है
4 MB का है ओरेकल ब्लॉक साइज का। इसको आगे जाके हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि हाउ वी कैन सेट द स्टैंडर्ड ब्लॉक साइज एंड हाउ वी कैन कैलकुलेट द अप्रोप्रिएट स्टैंडर्ड ब्लॉक साइज। तो उसके लिए डिफरेंट फार्मूलाज हैं और जिससे आप जो है वो आइडिया ले सकते हैं। तो एट द एंड जाहिर है कि वो डीबीए ने डिसाइड करना है कि आपका स्टैंडर्ड ब्लॉक साइज क्या होगा, और वो जो सा है इसलिए वो उसको हम डिस्कस कर लेंगे उस वक्त। अच्छा, अब वो जब मेमोरी में लोड करेगा तो डीबी, तो वो मेमोरी के अंदर आपको पता है कि वो ब्लॉक 4 MB का ब्लॉक उसने रीड किया, और अगर 5 ब्लॉक्स किए तो उसने 20 MB का डाटा जो सा वो रीड किया। तो अब उसने लोड भी तो करना है ना मेमोरी में, बफर कैशे में। तो कैशे साइज विल बी सेट अगेंस्ट द ब्लॉक साइज बाय दिस पैरामीटर। सो दिस इज कॉल्ड डीबी कैशे साइज, ठीक है। और ये जो सा ये हमेशा जो सा इसको फिर आप जीरो नहीं कर सकते। तो ये हम आगे जाके पढ़ेंगे जब इसको थोड़ा सा डिटेल में करेंगे कि एक तो स्टैंडर्ड ब्लॉक साइज होगा जो डीबी ब्लॉक साइज के पैरामीटर से आप सेट करेंगे। तो कोई बाज दफा ये होता है कि आपका कोई डिफरेंट डाटा साइज हो सकता है, लाइक कि कोई स्पेशल डाटा टाइप है, तो उसमें आप जो है ना वो 4 MB नहीं, आप जो है ना वो लेट्स सपोज 20 MB का एक ब्लॉक रखना चाह रहे हैं। तो उसके लिए फिर वी कैन कन्फिगर नॉन स्टैंडर्ड ब्लॉक साइजेस, ठीक है। तो उसके लिए फिर आपको मेमोरी के अंदर भी नॉन स्टैंडर्ड कैशे साइज कन्फिगर करना पड़ेगा, अदरवाइज वो उधर से रीड करेगा तो वो उसको मेमोरी में अगर लोड नहीं करेगा तो वो डाटा एक्सेस नहीं होगा। तो देन इट मीन सिंपली कि वी कैन नॉट एक्सेस दैट डाटा। तो खैर चलें, ये तो उस डिटेल में आ जाएगा, मैं जस्ट आपको आइडिया दे रहा था अभी इधर। तो डीबी कैशे साइज वी विल आल्सो कन्फिगर अगेंस्ट द स्टैंडर्ड ब्लॉक साइज, कि वो ताकि उसमें डाटा लोड करे और कर दे। और डीबी कीप कैशे साइज, अच्छा इसका भी आप साइज रख सकते हैं। तो बाज दफा ये होता है कि आप कहते हैं यार कि ये जो डाटा है ना ये मिनिमम दैट विल बी ऑलमोस्ट रिक्वायर्ड फॉर ऑल यूजर्स। तो आप कहते हैं कि ये एटलीस्ट जब भी ये लोड हो रीड हो तो ये एटलीस्ट सपोज हम कहते हैं जी कि 8 आवर्स के लिए ये मेमोरी के अंदर रहे, तो इसको जो है ना एज आउट ना किया जाए। तो फॉर दैट पर्पज, फॉर दैट डाटा विच यू वांट टू कीप इन अ मेमोरी फॉर अ पर्टिकुलर टाइम, you can configure db keep cache size, ठीक है। तो that will depend upon also the resources which you have are available in the form of memory and other structures, but you can actually configure this size। और db recycle cache size कि ये वो डाटा होगा जिसको आप कहते हैं कि वो फ्रिक्वेंटली बेशक एज आउट होता रहे, लेकिन उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरह आप जो उनसे फर्दर कैशे साइज, तो डीबी कैशे साइज तो जनरलाइज हो गया। लेकिन बाज दफा आपको होता है जी कि आप समझते हैं कि जी ये जो आपके लेट्स सपोज आपके जो जीएम जनरल मैनेजर यूजर्स हैं, तो वो जो डाटा देख रहे हैं वो दोबारा वो एज आउट एटलीस्ट 6 आवर्स तक ना हो। तो फिर उसके लिए आप डीप कीप कैशे साइज वेरिएबल जो सा ये कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। और बाकी जो डाटा है फ्रीक्वेंटली जो एज आउट हो रहा है, तो आप फर्दर फिर उसके लिए डीबी रिसाइकल कैशे साइज कॉन्फ़िगर कर लेंगे। तो वो जो एज आउट उसमें वो लोड करता जाएगा और एक्सक्यूज मी उसको सर। चेंज करता जाएगा। जी जी बच्चों, जी जी बताएं। राशिद बताओ यार। जी सर, आपकी आवाज ना कभी फास्ट हो जाती है, कभी रुक रुक के आ रही है, उसका इशू आ रहा है सर। अच्छा, चले मैं कोशिश तो करता हूँ अब के आवाज़ ठीक है। तो हाँ, मैं थोड़ा सा अगर तेज बोला करूँ ना तो मुझे थोड़ा सा बता दिया करें, वो एक हो जाता है। तो इसका फिर जो है ना बाकी फिर बाद में आप ना वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा ना, तो वो आप उसको सुन लें उधर से, ठीक है, ताकि वो टाइम ना वेस्ट हो हमारा। वो इंटरनेट की वजह से भी बाद दफ़ा प्रॉब्लम आ जाती है, तो इसलिए मैं वीडियो भी इसकी वो बना रहा हूँ। तो वो आपके वो यूट्यूब पे मैं अपलोड कर दूंगा, तो बाद में आप इसको वो सुन सकते हैं वीडियो। तो डीबी रिसाइकल कैशे साइज का हो गया। तो इसको आप रन टाइम के ऊपर डायनामिकली चेंज कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया था आल्टर सिस्टम सेट डीबी कैशे साइज आप 96 MB कर दिया, तो डिफरेंट कैशे साइज बिहेवियर। तो इसकी जो इंफॉर्मेशन है वो ये डायनामिक परफॉर्मेंस व्यू है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे आगे जब जाएंगे कि ये क्या होते हैं। तो बहरहाल $v डीबी कैशे साइज इट विल एक्चुअली शो ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द डिफरेंट कैशेस इफ यू विल कॉन्फ़िगर दोज वंस। तो ये उसको कर देगा। अच्छा, रीडू लॉग बफर,
सेकंड जो आ जाता है। तो ये तो सिंपल सी बात है कि जैसे उसके नाम से भी पता चल रहा है कि अगर इफ यू विल चेंज the values in the database, then the old values will be stored in the redo log buffer cache. अच्छा, इसकी जो डिटेल वर्किंग है ना कि वो ये कितने ग्रुप्स में होता है, मेंबर्स होते हैं, रीडू लॉग ग्रुप्स होते हैं, रीडू लॉग मेंबर्स होते हैं, और एटलीस्ट 2 मेंबर्स होने चाहिए, ये सारी हम डिटेल आगे यूनिट में पढ़ेंगे। अभी हम जस्ट वी आर गेटिंग कह लें कि ब्रॉड व्यू ऑफ द आर्किटेक्चर ऑफ ओरेकल सर्वर। तो उसमें वो कहता है कि जितने भी आप चेंजेस करेंगे ना डेटाबेस में, दैट विल बी टैग्ड इन द रीडू लॉग बफर, ठीक है। और जब आपका रीडू लॉग बफर भर जाएगा तो वो क्या करेगा, तो वो उसको सिग्नल देगा लॉग राइटर को, और लॉग राइटर वो सारी चेंजेस जो है वो रीडू लॉग फाइल्स में लिख देगा। तो इसलिए आप उसको और ये दैट विल बी प्योरली यूज फॉर रिकवरी पर्पस। तो अगर आप किसी भी वजह से देखें, हमने उस वक्त भी पढ़ा था कि लेट्स सपोज आप एक यूजर है, उसकी ट्रांजैक्शन वो करता है और वो एक स्टूडेंट रोल नंबर है 10, उसका वो एड्रेस चेंज कर देता है, वो गुजरांवाला से लाहौर कर देता है, ठीक है। और अब वो उसको तो वो जो गुजरांवाला उसका ओल्ड एड्रेस था और न्यू एड्रेस है लाहौर, ठीक है। तो वो उस रो को लॉक कर देगा फॉर द अदर यूजर्स, और वो जो उनसा है वो गुजरांवाला जो वैल्यू होगी दैट विल बी स्टोर्ड इन द रीडू लॉग बफर, ठीक। और जो न्यू वैल्यू होगी दैट विल बी स्टोर्ड इन द न्यू लाइन, उसमें कह लें कि रिकॉर्ड में, जो कि आपका बफर कैशे के अंदर लोड होगा, डेटाबेस बफर कैशे के अंदर लोड हुआ होगा जब उसने डाटा को रिट्रीव किया, और उसको वो लॉक कर देगा। अब वो यूजर कौन सा है, वो एट द एंड वो कहता है मैं इसको कमिट नहीं करना चाहता, तो मैं इसको रोल बैक करना चाहता हूँ, ठीक है। तो वो उसको रोल बैक कर देता है। तो अगर वो रोल बैक करेगा तो फ्रॉम वेयर द प्रीवियस वैल्यू विल बी रिट्रीव्ड, क्योंकि अब जो नया टेबल उसके पास बफर कैशे के अंदर डेटाबेस बफर कैशे में हुआ हुआ है, उसमें तो न्यू वैल्यू लाहौर स्टोर होगी। तो वो फिर अगर रोल बैक करेगा तो इट मीन्स के ओल्ड वैल्यू मस्ट बी रिकवर्ड। तो वो ओल्ड वैल्यू फिर किधर से आएगी, वो रीडू लॉग बफर कैशे से आएगी। नंबर 1 हो गया। और नंबर 2 हो गया, वो उसको कमिट भी कर देता है, ठीक है। और कमिट करने के बाद नेक्स्ट डे वो कहता है नहीं कि जी वो तो डाटा जो है ना वो लाहौर नहीं, वो तो गुजरांवाला ही उसको रखना है एड्रेस के तौर पे। तो वो फिर आपका रिकवर हो जाएगा फ्रॉम द रीडू लॉग फाइल से, तो वो उसकी रिकवरी कर सकते हैं। तो ये जो रीडू लॉग बफर होता है और रीडू लॉग फाइल्स होती हैं, दीज आर प्योरली यूज बार फॉर रिकवरी पर्पस, ठीक है। चेंज रिकॉर्ड विद कॉल एंट्रीज वो है, तो इसको खैर आप पढ़ लेंगे। और द साइज ऑफ द रीडू लॉग बफर कैशे विल बी सेट बाय लॉग बफर पैरामीटर। तो इससे आप इसको सेट करते हैं। लार्ज पूल, तो जैसे मैंने पहले बताया था कि लार्ज पूल जो सा है, ये आपके जो सा है ऑप्शनल होता है कि अगर आपके कोई सेशन की इंफॉर्मेशन है और बैकअप और रिस्टोर इंफॉर्मेशन आप प्रोसेस करते हैं। अच्छा, पैरेलल ऑटोमेटिक ट्यूनिंग जो सा है ना, ये डिफॉल्ट में नो होती है, फॉल्स होती है। तो इसको आप जो सा है ना वो ट्रू कर सकते हैं। तो अगर आप इसको ट्रू करेंगे तो ये इसलिए ऑप्शनल एरिया है। तो अगर आप इसको ट्रू करेंगे तो फिर आपका ये लार्ज पूल जो है ना ये कॉन्फ़िगर इसको करेंगे। तो उसमें ये हो जाएगा कि आप कोई आईओ प्रोसेस करते हैं, कोई पीएल सीक्वल यूज करते हैं, कोई आप अपना फ्रंट एंड कोई कर्सर ओपन करते हैं, ठीक है। और उस कर्सर्स की लिमिट कितनी है, तो ऑल दीज इंफॉर्मेशन विल बी स्टोर्ड इन द लार्ज पूल। तो वो उसमें स्टोर हो जाएगी और ये ऑप्शनल है। और इसको आप फिर लार्ज पूल साइज पैरामीटर से इसका साइज सेट कर सकते हैं। और LRU जो सा है, लीस्ट रीड यूनिट जो सा है ना, ये इस बेस के ऊपर जो सा है वो ईज आउट करेगा डाटा को इसमें से। तो इसके लिए लेकिन ये है कि अगर आपने लार्ज पूल को सेट करना है तो ये आपने याद रखना है कि पैरेलल ऑटोमेटिक ट्यूनिंग पैरामीटर मस्ट बी सेट ट्रू, फिर आप इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो जावा पूल जो है ना वो सिंपल, ये भी ऑप्शनल है, और ये आप उस वक्त कॉन्फ़िगर करेंगे व्हेन यू रन जावा प्रोग्राम। आप कोई एप्लीकेशन जावा की चलाते हैं, जेवीएम मशीन यूज़ करते हैं, जावा वर्चुअल मशीन, तो जावा बेस्ड कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, कोई एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, तो देन you will configure the java pool. The java pool size will be the parameter which will be used. तो ये ऑप्शनल पैरामीटर हो गए। अच्छा, प्रोग्राम ग्लोबल एरिया,
देखें, हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि सर्वर प्रोसेस होता है और यूज़र प्रोसेस होता है, और फिर आपने देखा कि यूज़र प्रोसेस कब स्टार्ट होता है, उसकी 2-3 ऑप्शंस हो सकती हैं। नंबर 1 कि आपको एसक्यूएल प्लस रन करते हैं, नंबर 2 आपको एप्लीकेशन प्रोग्राम रन स्टार्ट करते हैं, तो आपका यूज़र प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो जैसे आपका यूज़र प्रोसेस स्टार्ट होता है तो आपका पीजीए प्रोग्राम ग्लोबल एरिया जो सा वो बनता है, so that will be used, that memory will be used to store the information about that user process. तो उस यूजर प्रोसेस के अगेंस्ट सर्वर प्रोसेस ओरेकल सर्वर के साथ सेशन क्रिएट करता है, तो दैट सेशन विल आल्सो बी स्टोर, सेशन आईडी विल आल्सो बी स्टोर इन द पीजीए। तो वो होता है, और वो जो है ना, ये मेमोरी जैसे ही आपका यूज़र प्रोसेस स्टार्ट होगा ये मेमोरी एलोकेट हो जाएगी, और जैसे ही यूज़र लॉग आउट होगा, ठीक है, किसी भी वजह से वो टर्मिनेट कर देता है अपने सेशन को या कनेक्शन को, तो ये मेमोरी जो है वो कि डी एलोकेट हो जाएगी। हाँ जी, जी जी बताएं, क्वेश्चन करने में। सर जी जी, सर बच्चे कह रहे हैं कि काइंडली सर के हमें अलाउ कर दें। कर दिए यार, एक ही बंदा था, ये देखें मैं साथ साथ अलाउ कर ही जा रहा हूँ। अच्छा, ये तो खैर है, प्रोसेस स्ट्रक्चर है, तो डिफरेंट टाइप्स के, जैसे हमने पढ़ा कि प्रोसेस होती हैं, सर्वर प्रोसेस है, कनेक्ट। तो सर्वर प्रोसेस का काम ये होता है कि वो आपके इंस्टेंस को स्टार्ट करता है यूजर प्रोसेस के साथ, मतलब कम्युनिकेशन करता है वो, इन अदर वर्ड्स कह लें कि जो आपका यूजर प्रोसेस है वो रिक्वेस्ट सेंड करेगा तो वो सर्वर प्रोसेस को, तो यूजर प्रोसेस जो है ना वो डायरेक्टली कह लें कि इंस्टेंस या ओरेकल सर्वर के साथ कम्युनिकेट नहीं करता, वो करेगा हमेशा सर्वर प्रोसेस के साथ, और फिर सर्वर प्रोसेस ऑन द बिहाफ ऑफ द यूजर प्रोसेस कम्युनिकेट करेगा ओरेकल सर्वर के साथ। तो इस तरह 3 ये जो है ना टाइप्स के प्रोसेस हो गए। यूजर प्रोसेस, जब आपका यूजर कोई भी एप्लीकेशन चलाता है तो वो स्टार्ट होता है, और सर्वर प्रोसेस, हर यूजर प्रोसेस के अगेंस्ट एक सर्वर प्रोसेस स्टार्ट होगा जो कि भी उसकी कम्युनिकेशन करवाएगा, और फिर बैकग्राउंड प्रोसेस। तो जब आपका इंस्टेंस स्टार्ट होता है, जब आप डाटाबेस को ओपन करते हैं, तो उस वक्त फिर जो है वो बैकग्राउंड प्रोसेस लोड होते हैं। जैसे मैंने बताया था कि डीबी राइटर है, चेक पॉइंट राइटर है, सिस्टम मॉनिटर है, प्रोसेस मॉनिटर है, तो इनको हम थोड़ा सा डिटेल में साथ साथ पढ़ेंगे कि लाइक कि इनका काम क्या होता है और ये कैसे काम करते हैं, कब कब ये अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो इसको हम डिटेल में देखेंगे। तो यूजर प्रोसेस का मैंने पहले भी बताया कि प्रोग्राम इंटरेक्शन करता है विद ओरेकल सर्वर, एस्टेब्लिशिंग कनेक्शन, कनेक्शन स्टार्ट जब होता है डायरेक्टली विद ओरेकल सर्वर, ठीक है। तो यूजर प्रोसेस जो है वो डायरेक्टली ओरेकल सर्वर के साथ नहीं करता, वो हमेशा सर्वर प्रोसेस के साथ कम्युनिकेट करेगा, तो ये हम बात पहले कर चुके हैं। और फिर जो है ऑन द बिहाफ ऑफ दैट यूजर प्रोसेस, जो आपका सर्वर प्रोसेस है वो सेशन क्रिएट करेगा और ओरेकल इंस्टेंस के साथ, इन अदर वर्ड्स कह लें कि ओरेकल सर्वर के साथ जो है वो कम्युनिकेट करेगा। तो ये बैकग्राउंड प्रोसेसेस हैं, तो दे आर एक्चुअली यूज्ड टू इन्फोर्स द डिफरेंट। यार ये माइक बंद कर लें यार, माइक बंद कर लें, क्या हो गया आप लोगों को। अच्छा,